जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप देखेंगे कि सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम समय तक आपने अगर थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया होता है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके बार बार वही रिपीट होते हैं और उसी के पैटर्न पे आता है। इसमें कुछ अलग चेंजेज नहीं होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का आप देखेंगे अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी सारा वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम 31 दिसंबर 2021 को, यानी पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था सीटेट का, तो उसी के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। आप भी इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे कम से कम ससरी निगाह से, तो परीक्षा में आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनके एक दूसरे से कोई बंधन नहीं है। विकास का क्षेत्र आप देखेंगे सुस्पष्ट बताया है, ये सुस्पष्ट नहीं होता है। और देखेंगे कोई संबंध नहीं, ये भी आपका नहीं है, तो अर्थात आपका ये विकल्प नहीं होगा। दूसरे में देखेंगे, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। एकमत नहीं है, ये बात भी यहाँ पे गलत है। आप देखेंगे कि वही। आइए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो बच्चे का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। जी हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। आपने थोड़ा भी अगर पीछे से पढ़ाई की है और पढ़ा है तो आप देखेंगे कि जो सामाजिक संदर्भ उस बच्चे का विकास उससे प्रभावित होता है। तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। आइए वही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों के साथ दौड़ना, कि एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना और खरगोश की तरह फुदकना। तो आप देखेंगे कि जो आपका एक धागे में मोती पिरोने वाला ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि ये आपका जो अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सूक्ष्म गति कौशल वह कौशल होता है जो मानव द्वारा प्रदर्शित शारीरिक निपुणता से जटिल स्तरों को तांत्रिक तंत्र द्वारा नियंत्रित कार्यों को करता है और जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है। तो अर्थात यही जो आपका है प्रदर्शित किया जाता है। और एक धागे में मोती पिरोना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो आपका यही आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। आपको आनुवंशिक गुण बताना है कि कौन सा है। आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास एवं सामाजिक कौशल। आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही होगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका आँखों का रंग होता है वो ही आनुवंशिकता का उदाहरण है। बुद्धि आप देखेंगे ये आनुवंशिकता का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि आप बुद्धि अगर पिता के में नहीं है तो बच्चे में आ सकती है। तो ये आपके नैतिक विकास होगा नहीं, सामाजिक कौशल से कोई मतलब नहीं है। तो आँखों का रंग अर्थात पहला ही आपका विकल्प इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से ये है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे में देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनके इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था है, आपको ये बताना है। तो विद्यालय आप देखेंगे समाजीकरण की द्वितीयक संस्था होती है। पहला आपका परिवार होता है और द्वितीयक आपका विद्यालय होता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। आपको इसमें ये बताना है कि पूर्व पारंपरिक स्तर पे, पारंपरिक स्तर पे,
परतंत्र नैतिक स्तर पे, सहयोगी रूपी नैतिक स्तर पे। तो आप देखेंगे जो पारंपरिक स्तर होता है उस पर अच्छा लड़की और अच्छा लड़का वाला बात आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत चरण में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण होता है। आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल में अर्थात यानी 10 से 13 वर्षों की उम्र होती है, तो वही बच्चों के लिए इसमें आपका पारंपरिक स्तर हो जाता है, अर्थात विकल्प आपका 2 इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना आपका क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे साइकिल पहले से चलाना जानती है, अब स्कूटर चलाने के तरीकों में वो बदलाव कर ले रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो समायोजन कर ले रही है, तो आपका विकल्प में आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके भाषा कौशल तेजी से विकास होता है, वो आपकी अवस्था बताना है, किस अवस्था में वो ऐसा करने लगते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एवं संवेदीगामक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप देखेंगे कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है उसके अंतर्गत करने लगते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी ये अवस्था होती है जो आपके 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे प्रतिमात्मक रूप से सोचने लगते हैं और चीज़ों को जो चीज़ें होती है चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए चित्रों का उपयोग करना इसी अवस्था में सीख जाते हैं, तो आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, ब्रैकेट दिया है उसके बाद में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थियों को एक सहयोगी गुट बनते हैं, एक एक करके लेखांश और संवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे, कौन सी क्रिया आप कहेंगे। तो आप देखेंगे खोजी अधिगम के अंतर्गत ये क्रिया आती है, तो आपका इसमें खोजी अधिगम हो जाएगा। आइए वही अगले विकल्प को अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वैगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सुझाया है, आपको वो बताना है, कौन सा तरीका लेव वैगोस्की ने बताया है। तो आप देखेंगे अनुदेशनात्मक पाठ को बताया है, इसके फोल्डिंग आपको बताया है, उसको बताया है, तो आप ये आपका विकल्प इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं 10वें को। तो 10वें में देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में कम क्षमता वाले बच्चों की क्षमता की उपेक्षा की बात आ गई, आपका विकल्प होगा नहीं। उसके बाद कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं और प्रजातंत्र की बात होगी तो ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, जी हाँ, आप देखेंगे कि ये आपका पॉजिटिव है, प्रोत्साहित करना है आपको बच्चों को समस्या समाधान के लिए, तो आपका ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को निम्न किस नाम से जाना जाता है, आपको वो बताना है, नाम बताना है, कौन नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि ये अंतर वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, आपको दूसरा कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो लड़की की तरह रोवो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता, जहाँ पे भी लड़का लड़की की बात आ जाए वहाँ पे भेदभाव होने लगे, तो आप देखेंगे कि वो जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा, तो अर्थात आपका इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, अर्थात आपको नेगेटिव इसमें चुनना है, कौन सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने के लिए आसान तरीका है। जी हाँ, आप देखेंगे ये इसका आसान तरीका नहीं होता है, तो आपका इसमें नहीं ही पूछा है, तो आपका यही विकल्प पहला वही वाला सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आप जाने समझते हैं, तो छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली ही होती है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल आप होते हैं और वही निर्धारण करता है कि विकास की प्रक्रिया है जिसके दोहराने के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है
किंतु आप देखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थी जो होते हैं उनको निरंतर परीक्षण हेतु आसान तरीका नहीं होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना पड़ता है। तो अर्थात इसमें आपका यही विकल्प इस प्रकार से सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखें। तो अगले प्रश्न में कथन निष्कर्ष से आप देखेंगे हर शिफ्ट में आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कथन निष्कर्ष से आपको अच्छे से तैयार करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो दिया हुआ है आपका कथन में कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो वही तर्क में आप देखेंगे आप दिया है कि कक्षा में विद्यार्थियों को एक समरूप समूह गठित करते हैं। आपका इसमें से सही विकल्प चुनना है कि कौन सा आपका विकल्प इसमें आपका सही होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका विविधता को समझना चाहिए, तो ये तो बात इसमें आपकी सही कही गई है। तो अर्थात आपका ये विकल्प सही है। उसके बाद आइए इसको देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, और ऐसा नहीं है एक समरूप आपका जो समूह होता है उसको गठित नहीं करते। आप देखेंगे भिन्न भिन्न समूह होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं। तो अर्थात इसमें आप देखेंगे कि आपका ए सही है और आपका आर गलत है। तो आप देखेंगे तीसरे विकल्प में दिया हुआ है ए सही लेकिन आर गलत है। तो आपका इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए का बैनी पीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई इस योजना को आप क्या कहेंगे। आपको वो बताना है कि आप इसको क्या कहेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इसे याद के कराया जा रहा है स्मरण के तहत, तो इसे हम स्मरणोपकारी कहेंगे। तो आपका इसमें विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। आपका सही मिलान आपको बताना है। इसमें से कौन सा मिलान आपका सही है वो आपको चुनना है। तो आप देखेंगे सृजनात्मक अभिसारी चिंतन, ये नहीं है। अभिसारी मतलब आपका जिसका जवाब केवल एक हो, तो ये नहीं होगा। उसके बाद लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, ये भी नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अब जब 3 नहीं होगा तो आप देखेंगे कि चौथा इसी प्रकार से हो जाएगा। तो चौथा को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये आपका ऐसे है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वें प्रश्न को 17वें में आप देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्कर्षता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली होती है। आपको इसमें से ये बताना है। तो पहला देखेंगे आपसे दिया हुआ है कि विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। जी हाँ, ये आपका विकल्प सही है। आइए वही दूसरे को देखते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। तो आप देखेंगे कि ये भी आपका विकल्प सही है। इसका मतलब आपका समुन्नत का मतलब होता है कि आपका उसको सुचारू रूप से समावेशी रूप से आपको लागू करना, आपको दिखाना, बच्चों के सामने पेश करना। तो ये आपका ये सही, तो ये आपका ये भी सही है। तो वही आइए अगले विकल्प को देखते हैं। तो प्रतिक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख, ऐसा आप नहीं करेंगे तो इसी आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में एक समान आपका भी करेंगे ही नहीं। तो अर्थात आपका पहला और दूसरा इसमें सही है। तो आप देखेंगे तीसरा में ये दिया हुआ है, तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उनके स्थानीय कस्बे की बोली जाने वाली में फेरबदल कर लेता है। तो आप देखिए करता रहता है। तो एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी आप एकल ऐसा नहीं करेंगे। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विशेष की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। तो ये भी आपका अनुक्रमित रूप से लाक्षणिक भाषा के समरूपी शब्द संदर्भ प्रस्तावित करने चाहिए। जी हाँ, यही आपको करना चाहिए। लक्षित भाषा के समरूपी संदर्भ को ही आपको प्रस्तावित करना चाहिए ताकि बच्चा आप आसानी से उसको सीख सके। आइए वही अगले प्रश्न को देखिए। एक समावेशी कक्षा में आपको बताना है क्या हो सकता है। तो आपको वही इसमें से चुन के आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम में वे अपने अनुकूल बनाएं
अपेक्षा की जाती है, ऐसा आप नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा। वही दूसरे में देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की मुख्य धारा शिक्षा से बाहर, ऐसा कभी कोई होगा ही नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगले विकल्प में देखेंगे तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक, ऐसा विशेष शिक्षक की कभी बात ही नहीं कही गई है। तो अगले विकल्प में देखेंगे तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। जी हाँ, आप देखेंगे ये बड़ा भी है और आपका ये सकारात्मक भी है, तो आपका यह विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और सावधानी से आप आसानी से उसे कर लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले सौरभ निम्नलिखित विशेषता को दर्शाता है। तो आप इसमें बताएंगे कि आपका इसमें क्या होगा। आप देखेंगे पुस्तकों को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, आपका ये आपको उसके बाद बार बार आँख झपकाता है और एक आप देखेंगे आँख बंद करता है या दूसरी आँख में लालिमा होती है। उसके बाद चाक बोर्ड पर लिखी वस्तुओं को आप देखेंगे गलत पढ़ता है। उसके बाद ये विशेष निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है कि किसके ओर ये संकेत करता है। तो आप देखेंगे कि दृष्टिबाधिता की ओर संकेत करता है। पुस्तकों को पढ़ते समय वो स्वयं बहुत नज़दीक या दूर की बात कर रहा है, तो वो पढ़ने में देखने में असफल है, इसलिए वो दूर पास ऐसे कर रहा है। तो ये आपका विकल्प ऐसे ही सही हो जाएगा, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 21वें प्रश्न के देखेंगे तो इसमें आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, अर्थात आपको नहीं इसमें से बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देने महत्वपूर्ण, जी हाँ ये आपका है उसमें। उसके बाद रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रदाय, जी हाँ संप्रदाय समझ पर बल आपको देना है, ये आपका भी विकल्प सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने की नवाचारी के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, ये भी विकल्प आपका देखेंगे सही है। तो आपका चौथा ऐसे ही इसमें आपका हो जाएगा। तो ये ही आपका इसमें आप नहीं पूछा है तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो यही आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए, जो ब्रैकेट दिया है उसके बाद आपको इसमें भरना है कि आपको इसमें क्या होगा, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका अमूर्त पहले आपको नहीं करना है, पहले मूर्त से अमूर्त की तरह जाना है, उसके बाद स्थानिक से आपके वैश्विक की तरफ जाना होता है। तो आप देखेंगे तीसरे विकल्प में आपका ये दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसमें देखेंगे एक अध्याय का पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थी को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है, कौन सा सिद्धांत निहित है आपको वो इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि ये संरचनावादी के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें आपको इस प्रकार से सिखाया जाता है। तो ये आपका चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे, आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा है बच्चों के चिंतन में संप्रेत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है, किस प्रकार आप प्रोत्साहित करेंगे, आपको इसमें ये बताना है। तो दंड देखिए पहले ही आ गया, तो ये आपका होगा नहीं। बहुविविध उदाहरण देकर और बच्चों के उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, जी हाँ ये दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आगे आपको ये दोनों देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको विकल्पों को छांटने और पढ़ने आना चाहिए, तो आप आसानी से पेडालॉजी के प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। तो एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे दो दिए हुए विकल्प आपको उसमें से चुनना है। उच्च स्तर पर आप देखेंगे उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों से अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है,
एक साधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। वहीं दूसरे में देखेंगे विद्यार्थी की बढ़ती हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका कौन सा इसमें आपका सही विकल्प होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें आपसे पूछा हुआ है, तो पहला विकल्प आपके उच्च स्तर शैक्षणिक आकांक्षा लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक साधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए आपको मदद करती है। तो आप देखेंगे कि ये आपका विकल्प नहीं होगा, जिम्मेवारी नहीं रखती है वो। और दूसरे विकल्प में देखे हैं तो विद्यार्थी की बढ़ती हुई संशय और बेचैनी को भावनात्मक डर पैदा हो जाता है, ये विकल्प आपका सही है। तो आपका ए सही है और बी भी आप देखेंगे, सॉरी आपका ए गलत है और आपका बी सही है, अर्थात पहले में आपका दिया हुआ है तो पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा में पहुंच के संदर्भ में कौन से स्तर पर होते हैं आपको वो बताना है। स्तर इसमें आपसे पूछा है तो आप देखेंगे कि प्रतिकूल होगा, इसमें प्रतिकूल के संदर्भ में स्तर पर है, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ये वही अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन निष्कर्ष से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न आने हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिपित होना चाहिए। उसके बाद तर्क में देखेंगे विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्यय की समझ होना चाहिए। तो आप दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प आपको पढ़ते ही समझ में आना जाना चाहिए कि दूसरा विकल्प इसमें आपका देखेंगे तो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इसमें से आपका ये विकल्प इसमें नहीं होगा। तो उसके बाद पहले विद्यालय अधिगम छात्रों के संदर्भ में निर्लिपित होती है, तो ये इसमें आपका ये सही है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो पेपर हुआ था आपका 2021 में, इसके लिए आप सभी को कॉमन नंबर दिया गया था, क्योंकि इसमें आपका जो विकल्प इसमें होगा उस प्रकार से इसमें नहीं आंसर में दिया था, तो इसके लिए आपको कॉमन नंबर मिला था। तो आप आइए वही अगले प्रश्न को बात करते हैं। तो अगले में देखेंगे तो अगले में आपसे पूछा है कि एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम के किस प्रकार को प्रभावित करता है। आपको ये बताना है कि छात्रों को अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, ये आपका विकल्प नहीं होगा। छात्रों के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, ये भी आपका नहीं होगा। छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है। तो आप देखेंगे कि इसी यही प्रभावित करता है, असहायपन की ओर ढकेल देता है, प्रभावित कर देता है आपका। तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने हेतु निरंतर अभिप्रेरित करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित है, आपको वो बताना है। विद्यार्थियों की योग्यता की संवृद्धिक धारण विकसित करना। जी हाँ, आप जब ये धारण विकसित कर देंगे तो आप देखेंगे कि अभिप्रेरित बच्चे अपने आप से रहेंगे और उसमें आपको सबसे ज़्यादा यही मददगार साबित होंगे। तो आप देखेंगे यही इतना ही है। आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके 31 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सीटेट के, तो उसके अंतर्गत ये सीडीपी के ये प्रश्न आए थे। तो आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, तो अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से सही कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारा वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है प्रीवियस वर्षों का, तो आप वहाँ से वो सारे वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।